कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज का शाउट आउट राजेश पाटिल जी मुंबई से, वरुण जी हैदराबाद से, मुकेश कुमार कन्नौज उत्तर प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया। यदि आप हमारी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप हमारी कहानी किस प्लेस से सुन रहे हैं। अगली कहानी में मैं आपका नाम शाउट आउट करूंगा। आज आप सुनेंगे जेके रोलिंग की लिखी हुई महान उपन्यास हैरी पॉटर का लास्ट चैप्टर 17 द मैन विथ टू फेसेस हिंदी में। कहानी पाठ में मैं किशोर। आइए सुनते हैं द मैन विथ टू फेसेस। वो क्विरल था। आप? हैरी हाँफ उठा। क्विरल मुस्कुराया। उसका चेहरा जरा भी कांप नहीं रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, मैं ये सोच रहा था कि यहां तुमसे मुलाकात होगी पॉटर, लेकिन मुझे तो लगा स्नेप। सेवेरस? क्विरल हंसा और इस बार उसकी आवाज उसकी हमेशा की कांपती हुई पतली आवाज नहीं थी, बल्कि ठंडी और तेज थी। हाँ, सेवेरस वैसा ही लगता है ना? एक बड़े चमगादड़ की तरह इधर उधर मंडराता रहता है। उसके पास कौन शक करता गरीब हकलाने वाला प्रोफेसर क्विरल पर। हैरी इसे समझ ही नहीं पा रहा था। यह सच नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था। लेकिन स्नेप ने मुझे मारने की कोशिश की थी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की थी। तुम्हारी दोस्त मिस ग्रेंजर ने गलती से मुझे गिरा दिया था जब वो उस क्विडिच मैच में स्नेप को आग लगाने दौड़ी थी। उस पल मेरी तुम्हारे साथ आंखों का संपर्क टूट गया। बस कुछ और सेकंड और मैं तुम्हें उस झाड़ू से गिरा देता। अगर स्नेप उल्टा जादू बुदबुदाकर तुम्हें बचाने की कोशिश न कर रहा होता तो मैं पहले ही कामयाब हो गया होता। स्नेप मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था? क्विरल ने ठंडेपन से कहा, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है वो अगला मैच रेफरी क्यों बनना चाहता था? वो ये पक्का करना चाहता था कि मैं दोबारा ऐसा ना कर सकूं। अजीब है सच में, उसे परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। डंबलडोर की मौजूदगी में मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। बाकी सारे टीचर्स को लगा कि स्नेप ग्रिफिंडर को जीतने से रोकना चाहता है। उसने खुद को काफी अलोकप्रिय बना लिया और कितना समय बर्बाद किया। जब आखिरकार आज रात मैं तुम्हें मारने ही वाला हूं। क्विरल ने उंगलियां चटकाई। हवा में से रस्सियां उभरी और कसकर हैरी के चारों ओर लिपट गई। तुम बहुत ज्यादा खोज लेने वाले हो पॉटर। हैलोवीन की रात ऐसे स्कूल में घूम रहे थे, मुझे लगा कहीं तुमने मुझे पत्थर की रखवाली देखने आते न देख लिया हो। आपने ही ट्रोल को अंदर आने दिया? बिल्कुल। मुझे ट्रोल्स के साथ खास हुनर है। तुमने पीछे वाले कमरे में देखा ही होगा कि मैंने उसके साथ क्या किया था। दुर्भाग्य से जब सब लोग उसे ढूंढने में इधर उधर भाग रहे थे, स्नेप, जिसे पहले से मुझ पर शक था, तीसरे मंजिल पर सीधे मुझे रोकने चला गया। और न सिर्फ मेरा ट्रोल तुम्हें मारने में नाकाम रहा, वो 3 सिरों वाला कुत्ता भी स्नेप की टांग ठीक से चबा तक नहीं पाया। अब शांति से खड़े रहो पॉटर, मुझे इस दिलचस्प मिरर को जांचना है। तभी हैरी ने देखा कि क्विरल के पीछे क्या खड़ा है। वो एरिजेट का मिरर था। यही मिरर पत्थर को पाने की कुंजी है, क्विरल ने कहा, फ्रेम के चारों ओर टटोलते हुए।
डंबलडोर से यही उम्मीद थी, ऐसी चीज बनाने की। लेकिन वो लंदन में है, उसके लौटने तक मैं बहुत दूर निकल चुका हूंगा। हैरी के दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी तरह क्विरल को बातों में उलझाए रखना, ताकि वो मिरर पर पूरा ध्यान न दे सके। वो झट से बोल पड़ा, मैंने आपको और स्नेप को जंगल में देखा था। हाँ, तब तक उसे मुझ पर शक हो चुका था। ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। उसे शुरू से मुझ पर शक था। मुझे डराने की कोशिश करता रहा। वैसे वो कर भी पाता जब मेरे साथ लॉर्ड वोल्डेमार्ट थे। क्विरल मिरर के सामने वापस आया और भूख भरी नजरों से उसमें देखने लगा। मैं पत्थर देख रहा हूं, मैं उसे अपने मालिक को सौंप रहा हूं, लेकिन वो है कहां? हैरी ने रस्सियों से छूटने की कोशिश की, लेकिन वे ढीली नहीं हुई। उसे क्विरल का ध्यान मिरर से हटाए रखना ही होगा। लेकिन स्नेप मुझसे हमेशा इतनी नफरत करता दिखता था। क्विरल ने सहजता से कहा, ओह, करता है, बिल्कुल करता है। वो तुम्हारे पिता के साथ ही हॉगवर्ट्स में था, जानते हो। वे एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन वो तुम्हें मरता हुआ कभी नहीं देखना चाहता था। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले आपको रोते हुए सुना था। मुझे लगा स्नेप आपको धमका रहा है। पहली बार क्विरल के चेहरे पर डर की एक झलक आई। उसने कहा, कभी कभी मुझे अपने मालिक के आदेशों का पालन करना कठिन लगता है। वो एक महान जादूगर है और मैं कमजोर हूं। आपका मतलब वो आपके साथ ही क्लास में मौजूद था? हैरी हाँफ उठा। कुरिल ने धीरे से कहा, वो जहां भी मैं जाता हूं मेरे साथ रहता है। दुनिया घूमते समय मैं उससे मिला था। तब एक मैं मूर्ख जवान था, अच्छे और बुरे के बारे में बेवकूफी भरे ख्यालों से भरा हुआ था। लॉर्ड वोल्डेमार्ट ने मुझे दिखाया कि मैं कितना गलत था। ना अच्छाई होती, ना बुराई, सिर्फ ताकत होती। और वे लोग जो उसे पाने के लिए बहुत कमजोर होते हैं। तभी से मैं उसकी ईमानदारी से सेवा कर रहा हूं। हालांकि कई बार मैंने उसे निराश किया है। मुझे मुझ पर बहुत सख्ती करनी पड़ी है। कुरिल अचानक कांप उठा। वो गलतियां आसानी से माफ नहीं करता। जब मैं किंगरॉट से पत्थर चुराने में नाकाम रहा तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने मुझे सजा दी और तय किया कि वो मुझ पर और कड़ी नजर रखेगा। कुरल की आवाज धीमी पड़ गई। हैरी को डियागन एली की अपनी यात्रा याद आ रही थी। वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता था? उसी दिन उसने क्विरल को देखा था। लीकी कॉड्रन में उसने उससे हाथ मिलाया था। क्विरल ने बड़बड़ाते हुए गाली दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या पत्थर मिरर के अंदर है? क्या मुझे इसे तोड़ देना चाहिए? हैरी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने सोचा, इस समय दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा जो चाहिए वो ये है कि क्विरल से पहले पत्थर मिल जाए। तो अगर मैं मिरर में देखूं तो मुझे खुद को पत्थर पाते हुए दिखना चाहिए। यानी मुझे ये भी दिखेगा कि वो कहां छिपा है। लेकिन मैं बिना क्विरल को शक हुए कैसे देखूं? वो धीरे धीरे बाईं ओर खिसकने की कोशिश करने लगा, ताकि क्विरल को पता चले बिना शीशे के सामने आ सके। लेकिन उसके घुटनों के चारों ओर बंधी रस्सियां बहुत कसी हुई थी। वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। कुरिल ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो अब भी खुद से बात कर रहा था। ये दर्पण क्या करता है? ये कैसे काम करता है? मेरी मदद करो मालिक। और हैरी की दहशत के लिए एक आवाज ने जवाब दिया।
और वो आवाज मानो खुद क्विरल के अंदर से आ रही थी। लड़के का इस्तेमाल करो, लड़के का इस्तेमाल करो। क्विरल घूमकर हैरी की ओर आया। हाँ, पॉटर, यहां हो। उसने एक बार ताली बजाई और हैरी को बांधने वाली रस्सियां ढीली पड़कर गिर गईं। हैरी धीरे धीरे खड़ा हुआ। क्विरल ने दोहराया, यहां हो, यहां हो। हाँ, हाँ, मिरर में देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। हैरी उसकी ओर चला। मुझे झूठ बोलना होगा, उसने घबरा कर सोचा। मुझे देखना होगा और जो दिखे उसके बारे में झूठ बोलना होगा, बस यही। क्विरल उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। हैरी ने उस अजीब सी गंध को महसूस किया जो क्विरल की पगड़ी से आ रही थी। उसने आंखें बंद की, मिरर के सामने खड़ा हुआ और फिर आंखें खोल दी। पहले उसे अपनी ही परछाई दिखी, पीली और डरी हुई। लेकिन एक पल बाद उस परछाई ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और खून सा लाल पत्थर निकाला। उसने आंख मारी और पत्थर को वापस जेब में रख लिया। और उसी पल हैरी ने महसूस किया कि उसके असली जेब में कुछ भारी सा आ गिरा। किसी तरह अविश्वसनीय रूप से उसे पत्थर मिल गया था। क्विरल ने अधीरता से कहा, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? हैरी ने हिम्मत जुटाई। मैं खुद को डंबलडोर से हाथ मिलाते हुए देख रहा हूं, उसने झूठ कह दिया। मैंने ग्रिफिंडोर के लिए हाउस कप जीत लिया है, क्विरल ने गुस्से से कहा। रास्ते से हटो। जब हैरी एक तरफ हुआ तो उसने अपनी टांग से सॉर्सर के स्टोन को लगा हुआ महसूस किया। क्या वो भागने की कोशिश करे? लेकिन वो 5 कदम भी नहीं चला था कि एक तीखी आवाज सुनाई दी, जबकि क्विरल के होंठ हिल ही नहीं रहे थे। वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, क्विरल चिल्लाया। पॉटर, वापस आओ, मुझे सच बताओ, तुमने अभी अभी क्या देखा? वो ऊंची आवाज फिर बोली, मुझे उससे बात करने दो, आमने सामने। मालिक, अब अभी आप काफी मजबूत नहीं हैं। मेरे पास इसके लिए काफी ताकत है। हैरी को लगा जैसे डेविल स्नेयर ने उसे जड़ से बांध दिया हो। वो एक भी मांसपेशी नहीं हिला पा रहा था। पत्थर सा जड़ होकर उसने देखा कि क्विरल ने हाथ उठाया और अपनी पगड़ी खोलने लगा। ये क्या हो रहा था? पगड़ी गिर गई। उसके बिना क्विरल का सिर अजीब तरह से छोटा लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे घूम गया। हैरी चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। जहां क्विरल के सिर का पिछला हिस्सा होना चाहिए था, वहां एक चेहरा था। अब तक देखा गया सबसे भयानक चेहरा। वो चौक की तरह सफेद था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और नथुनों की जगह सांप जैसी दरारें थी। उस चेहरे ने फुसफुसाकर कहा, हैरी पॉटर। हैरी पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर हिले ही नहीं। चेहरे ने कहा, देख रहे हो मैं क्या बन गया हूं? सिर्फ एक साया और भाव। मुझे तभी रूप मिलता है जब मैं किसी और के शरीर को साझा कर पाता हूं। लेकिन हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो मुझे अपने दिल और दिमाग में जगह देने को तैयार रहते हैं। बीते हफ्तों में यूनिकॉर्न का खून मुझे ताकत देता रहा है। तुमने जंगल में वफादार क्विरल को मेरे लिए उसे पीते हुए देखा था, और जब मुझे जीवन का अमृत मिल जाएगा तो मैं अपना खुद का शरीर बना सकूंगा। अब क्यों न तुम अपनी जेब में रखा वो पत्थर मुझे दे दो। तो उसे पता था। अचानक हैरी की टांगों में फिर से जान आ गई। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा, चेहरा गुर्राया। मूर्ख मत बनो,
अपनी जान बचाना बेहतर होगा और मेरे साथ आ जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे माता पिता जैसा होगा। वे मुझसे दया की भीख मांगते हुए मरे थे। हैरी अचानक चिल्लाया, झूठे। क्विरल पीछे की ओर हैरी की तरफ बढ़ रहा था ताकि वोल्डेमॉर्ट उसे देखता रहे। वो दुष्ट चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। वो फुफकारा, कितना भावुक। मुझे बहादुरी हमेशा पसंद आई है। हाँ, लड़के, तुम्हारे माता पिता बहादुर थे। मैंने पहले तुम्हारे पिता को मारा और उसने बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया, लेकिन तुम्हारी मां को मरने की जरूरत नहीं थी। वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। अब पत्थर मुझे दे दो, वरना वो बेकार ही मरी समझी जाएगी। कभी नहीं। हैरी आग वाले दरवाजे की ओर झपटा, लेकिन वोल्डेमॉर्ट चीखा, पकड़ो इसे। और अगले ही पल हैरी ने महसूस किया कि क्विरल का हाथ उसकी कलाई पर कस गया। तुरंत ही सुई जैसी तेज पीड़ा हैरी के निशान से होकर दौड़ गई। उसका शरीर ऐसा लगने लगा जैसे दो हिस्सों में फट जाएगा। वो पूरी ताकत से चिल्लाया और छटपटाया, और हैरानी की बात यह थी कि क्विरल ने उसे छोड़ दिया। सिर का दर्द कुछ कम हुआ। हैरी ने बेतहाशा चारों ओर देखा कि क्विरल कहां गया, और उसे दर्द से झुका हुआ पाया, अपनी उंगलियों को घूरते हुए। वे उसकी आंखों के सामने फफोलेदार हो रही थी। इसे पकड़ो, पकड़ो इसे। वोल्डेमॉर्ट फिर चीखा और क्विरल ने झपट्टा मारा, हैरी को जमीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर आ गिरा। दोनों हाथ हैरी की गर्दन के चारों ओर। हैरी के निशान का दर्द लगभग उसे अंधा कर रहा था। फिर भी वो क्विरल को दर्द से चिल्लाते हुए देख सकता था। मालिक, मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा। मेरे हाथ। और क्विरल घुटनों से हैरी को जमीन पर दबाए हुए होने के बावजूद उसकी गर्दन छोड़कर हैरानी से अपनी हथेलियों को देखने लगा। हैरी देख सकता था कि वे जली हुई, कच्ची, लाल और चमकदार लग रही थी। वोल्डेमॉर्ट चीखा, तो फिर उसे मार डालो मूर्ख, और बात खत्म करो। क्विरल ने एक घातक श्राप चलाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन हैरी ने सहज भाव से हाथ बढ़ाकर क्विरल का चेहरा पकड़ लिया। क्विरल उस पर से लुढ़क गया। उसका चेहरा भी फफोलों से भर गया, और तभी हैरी को समझ आ गया क्विरल उसकी नंगी त्वचा को छू नहीं सकता था बिना भयानक दर्द सहे। उसका इकलौता मौका यही था कि वो क्विरल को पकड़े रखे, उसे इतना दर्द देता रहे कि कोई श्राप न चला सके। हैरी उछलकर खड़ा हुआ, क्विरल की बाह पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे थामे रहा। क्विरल चीखा और हैरी को झटक कर गिराने की कोशिश करने लगा। हैरी के सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ क्विरल की डरावनी चीखें और वोल्डेमॉर्ट की आवाज सुन पा रहा था। मार डालो इसे, मार डालो इसे। और कुछ और आवाजें शायद खुद उसके दिमाग में चिल्ला रही थी। हैरी, हैरी। उसने महसूस किया कि क्विरल की बाह उसके हाथ से छूट गई है। उसे पता चल गया कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, और वो अंधेरे में गिरता चला गया, नीचे, नीचे और नीचे। उसके ठीक ऊपर कुछ सुनहरी सी चीज चमक रही थी। स्निच। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाहें बहुत भारी थीं। उसने पलकें झपकाई। ये स्निच नहीं था, ये तो एक चश्मा था। कितना अजीब। उसने फिर से आंखें झपकाईं। उसके ऊपर एल्बस डंबलडोर का मुस्कुराता हुआ चेहरा तैरता हुआ दिखाई दिया। डंबलडोर ने कहा, गुड आफ्टरनून हैरी। हैरी उन्हें घूरता रहा। फिर उसे याद आया, सर, सर, पत्थर, पत्थर, वो क्विरल था, उसके पास पत्थर है सर, जल्दी। शांत हो जाओ मेरे प्रिय लड़के, तुम जरा समय से पीछे हो। डंबलडोर ने कहा, क्विरल के पास पत्थर नहीं है। तो फिर किसके पास है सर? मैं। हैरी,
जरा आराम करो, नहीं तो मैडम पॉम्फ्रे मुझे यहां से बाहर निकलवा देगी। हैरी ने थूक निकलकर इधर उधर देखा। उसे समझ में आ गया कि वो हॉस्पिटल के हिस्से में है। वो सफेद चादरों वाले बिस्तर पर लेटा था और उसके पास एक मेज रखी थी जिस पर मानो आधी मिठाई की दुकान सजी हुई थी। तुम्हारे दोस्तों और प्रशंसकों की ओर से तोहफे, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे और प्रोफेसर कुरिल के बीच काल कोठरी में क्या हुआ ये पूरी तरह गोपनीय है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से पूरे स्कूल को इसका पता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त फ्रेड और जॉर्ज वीसली तुम्हें एक टॉयलेट सीट भेजने की कोशिश के जिम्मेदार थे। निस्संदेह उन्हें लगा होगा कि इससे तुम मनोरंजन महसूस करोगे। लेकिन मैडम पॉम्फ्रे को यह बहुत अस्वच्छ लगा और उन्होंने इसे जब्त कर लिया। मैं यहां कितने समय से हूं? 3 दिन। मिस्टर रेनॉल्ड वीसली और मिस ग्रेंजर को यह जानकर बहुत राहत मिलेगी कि तुम होश में आ गए हो। वे बहुत चिंतित थे। "अ, लेकिन सर, पत्थर।" मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा ध्यान भटकाया नहीं जा सकता। बहुत अच्छा, पत्थर की बात करते हैं। प्रोफेसर क्विरल उसे तुमसे लेने में सफल नहीं हुआ। मैं समय पर पहुंच गया और उसे रोक लिया। हालांकि कहना पड़ेगा तुम खुद भी काफी अच्छा कर रहे थे। "अ, आप वहां पहुंच गए? आपको हरमाइनी का उल्लू मिल गया?" हम शायद हवा में ही एक दूसरे को पार कर गए होंगे। जैसे ही मैं लंदन पहुंचा, मुझे साफ हो गया कि मुझे जहां होना चाहिए था वो जगह वही थी जिसे मैं अभी अभी छोड़कर आया था। मैं ठीक समय पर पहुंचा और क्विरल को तुमसे अलग किया। आह, वो आप थे। मुझे डर था कि शायद मैं देर से पहुंचूं। आप लगभग देर से ही पहुंचे थे। मैं उसे ज्यादा देर तक पत्थर से दूर नहीं रख पाता। पत्थर नहीं, लड़के, तुम। उस कोशिश में तुम लगभग मर ही गए थे। एक भयानक पल के लिए मुझे लगा कि तुम सच में मर गए हो। जहां तक पत्थर की बात है, उसे नष्ट कर दिया गया है। हैरी ने खाली आंखों से कहा, नष्ट? लेकिन आपके दोस्त निकोलस फ्लेमेल? अरे, तुम्हें निकोलस के बारे में पता है? डंबलडोर ने खुश होकर कहा, तुमने सच में पूरी तरह से काम किया है ना? खैर, निकोलस और मैंने थोड़ी बात की और यह तय किया कि यही सबसे अच्छा है। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि वो और उनकी पत्नी मारे जाएंगे, है ना? उनके पास इतना अमृत जमा है कि वे अपने सारे काम निपटा सके और फिर हां, वे मर जाएंगे। हैरी के हैरान चेहरे को देखकर डंबलडोर मुस्कुरा दिए। तुम जैसे युवा के लिए ये अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन निकोलस और पेरेनेल के लिए ये सच में एक बहुत बहुत लंबे दिन के बाद सोने जैसा है। आखिरकार एक सुव्यवस्थित दिमाग के लिए मृत्यु अगला महान रोमांच मात्र है। जानते हो, पत्थर असल में कोई बहुत अद्भुत चीज नहीं था जितना पैसा और जीवन तुम चाहो सब कुछ। यही दो चीजें हैं जिन्हें ज्यादातर इंसान सबसे ऊपर चुनते हैं। समस्या यह है कि इंसानों में ठीक वही चीजें चुनने की आदत होती है जो उनके लिए सबसे बुरी होती है। हैरी शब्दहीन होकर लेटा रहा। डंबलडोर हल्का सा गुनगुनाए और छत की ओर मुस्कुराए। हैरी ने कहा, सर, मैं सोच रहा था, सर सर भले ही पत्थर चला गया हो, वो मेरा मतलब, यू नो हु। उसे वोल्डेमॉर्ट कहो हैरी। चीजों को उनके सही नाम से पुकारो। किसी नाम का डर उस चीज के डर को और बढ़ा देता है।
जी, जी। सर, तो वोल्डेमॉर्ट वापस आने के और तरीके आज़माएगा, है ना? मेरा मतलब वो गया तो नहीं है? नहीं, हैरी वो नहीं गया है। वो अभी भी कहीं बाहर है। शायद किसी और शरीर को साझा करने की तलाश में। सच में, जीवित न होने के कारण उसे मारा नहीं जा सकता। उसने क्विरल को मरने के लिए छोड़ दिया। वो अपने अनुयायियों पर भी उतनी ही कम दया दिखाता है जितनी अपने दुश्मनों पर। फिर भी हैरी, भले ही तुमने उसकी ताकत में वापसी को सिर्फ टाला हो, अगली बार किसी और का होना ही काफी होगा जो हारती हुई लगने वाली लड़ाई लड़ने को तैयार हो। और अगर उसे फिर टाला गया और फिर, तो संभव है कि वो कभी लौट ही ना पाए। हैरी ने सिर हिलाया, लेकिन तुरंत रुक गया क्योंकि इससे उसके सिर में दर्द होने लगा। फिर उसने कहा, सर, कुछ और बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूं, अगर आप बता सकें। कुछ चीजें जिनका सच मैं जानना चाहता हूं। डंबलडोर ने आह भरी। सच, ये एक सुंदर और भयानक चीज है, और इसीलिए इसे बहुत सावधानी से बरतना चाहिए। फिर भी मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा जब तक कि मेरे पास ऐसा न करने की कोई बहुत ठोस वजह न हो। और उस स्थिति में मैं आशा करता हूं कि तुम मुझे माफ करोगे। निश्चिंत रहो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो फिर वोल्डेमॉर्ट ने कहा कि उसने मेरी मां को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे मारने से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो मुझे मारना ही क्यों चाहता था? इस बार डंबलडोर ने बहुत गहरी सांस ली। अफसोस, तुमने जो पहला सवाल मुझसे पूछा है, उसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आज नहीं, अभी नहीं। एक दिन तुम जान जाओगे। फिलहाल इसे अपने दिमाग से निकाल दो, हैरी। जब तुम बड़े हो जाओगे, मुझे पता है ये सुनना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। जब तुम तैयार होगे, तब तुम जानोगे। और हैरी समझ गया कि बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कुरिल मुझे छू क्यों नहीं पाया? तुम्हारी मां तुम्हें बचाने के लिए मरी थी। अगर कोई एक चीज है जिसे वोल्डेमॉर्ट कभी समझ नहीं सका, तो वो प्रेम है। उसे ये एहसास नहीं था कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां का इतना शक्तिशाली प्रेम अपनी एक अलग छाप छोड़ जाता है। कोई निशान नहीं, कोई दिखाई देने वाला संकेत नहीं, लेकिन किसी के द्वारा इतनी गहराई से प्रेम किया जाना, भले ही वो व्यक्ति अब इस दुनिया में ना हो, हमें हमेशा के लिए एक तरह की सुरक्षा दे देता है। वो तुम्हारी त्वचा में ही बसा है, क्विरल, जो घृणा, लालच और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। इसी कारण तुम्हें छू नहीं सका। किसी ऐसे व्यक्ति को छूना जिस पर इतनी अच्छाई की छाप हो, उसके लिए असहनीय पीड़ा थी। अब डंबलडोर खिड़की की मुंडेर पर बैठे एक पक्षी में बहुत दिलचस्पी लेने लगे, जिससे हैरी को चादर पर अपनी आंखें पोंछने का समय मिल गया। जब उसे फिर से बोलने की ताकत मिली, तो उसने कहा, और अदृश्य चादर, क्या आपको पता है कि वो मुझे किसने भेजा था? आह, तुम्हारे पिता ने वो मेरे पास छोड़ दिया था, और मुझे लगा कि तुम्हें वो पसंद आएगा। डंबलडोर की आंखें चमक उठी। काफी काम की चीज है। तुम्हारे पिता इसका इस्तेमाल यहां रहते हुए ज्यादातर रसोई में चुपके से खाना चुराने के लिए करते थे। और एक बात और है। पूछो। कुरिल ने कहा कि स्नैप, प्रोफेसर स्नैप, हैरी। जी हाँ, वही। कुरिल ने कहा कि वो मुझसे नफरत करता है क्योंकि वो मेरे पिता से नफरत करता था। क्या ये सच है? खैर, वे सचमुच एक दूसरे से नफरत करते थे। कुछ वैसा ही जैसा तुम्हारा और मिस्टर मेलफॉय का रिश्ता है। और फिर तुम्हारे पिता ने स्नेप के साथ कुछ ऐसा किया
जिसे वो कभी माफ नहीं कर सका। क्या उसकी जान बचाई? क्या? हाँ, डंबलडोर ने स्वप्निल स्वर में कहा। अजीब है ना, इंसानों का दिमाग कैसे काम करता है। प्रोफेसर स्नेप ये सहन नहीं कर पा रहे थे कि वे तुम्हारे पिता के कर्जदार रहें। मेरा मानना है कि उन्होंने इस साल तुम्हारी रक्षा के लिए इतनी मेहनत इसीलिए की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनका और तुम्हारे पिता का हिसाब बराबर हो जाएगा। उसके बाद वे शांति से तुम्हारे पिता की याद से नफरत कर सकते थे। हैरी ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन इससे उसका सिर दर्द करने लगा, इसीलिए उसने कोशिश छोड़ दी। और सर, एक आखिरी बात। सिर्फ एक? मैंने मिरर से पत्थर कैसे निकाला? आह, मुझे खुशी है कि तुमने ये सवाल पूछा। ये मेरे सबसे शानदार विचारों में से एक था, और तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। देखो, सिर्फ वही व्यक्ति पत्थर हासिल कर सकता था जो उसे पाना चाहता हो, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता हो। वरना वो खुद को सिर्फ सोना बनाते हुए या अमृत पीते हुए ही देखता। कभी कभी मेरा दिमाग मुझे खुद भी हैरान कर देता है। अब सवाल काफी हो गए। मेरा सुझाव है कि तुम इन मिठाइयों से शुरुआत करो। आह, बर्टी बॉट्स, एवरी फ्लेवर बीन्स। आह, दुर्भाग्य से मेरी जवानी में मुझे एक बार उल्टी स्वाद वाली बीन्स मिल गई थी, और तब से मुझे उनसे कुछ खास लगाव नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी टॉफी सुरक्षित रहेगी, है ना? उन्होंने मुस्कुराते हुए सुनहरी भूरी बीन्स मुंह में डाली, फिर खांसते हुए बोले, हाय अफसोस, कान की मैल। नर्स मैडम पॉम्फ्रे एक अच्छी महिला थी, लेकिन बहुत सख्त। हैरी ने विनती की, सिर्फ 5 मिनट। बिल्कुल नहीं। आपने प्रोफेसर डंबलडोर को अंदर आने दिया था। वो हेडमास्टर हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं आराम ही कर रहा हूं, देखिए, लेटा हुआ हूं, और सब कुछ। अरे मान जाइए ना मैडम पॉम्फ्रे। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। और उन्होंने रॉन और हरमाइनी को अंदर आने दिया। हैरी, हरमाइनी फिर से उसे गले लगाने को तैयार लग रही थी, लेकिन हैरी को खुशी हुई कि उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसका सिर अब भी बहुत दर्द कर रहा था। ओ हैरी, हमें पूरा यकीन था कि तुम और डंबलडोर बहुत परेशान थे। रॉन ने कहा, पूरा स्कूल इसी की बातें कर रहा है। असल में हुआ क्या था, ये उन दुर्लभ मौकों में से एक था जब असली कहानी जंगली अफवाहों से भी ज्यादा अजीब और रोमांचकारी थी। हैरी ने उन्हें सब कुछ बता दिया, क्विरल, आईना, पत्थर और वोल्डेमॉर्ट। रॉन और हरमाइनी बहुत अच्छे श्रोता थे। वे ठीक ठीक जगहों पर हाँफ उठते थे, और जब हैरी ने उन्हें बताया कि क्विरल की पगड़ी के नीचे क्या था, तो हरमाइनी जोर से चीख पड़ी। रॉन ने आखिरकार कहा, तो पत्थर अब चला गया, फ्लेमेल बस मर ही जाएगा। मैंने भी यही कहा था, लेकिन डंबलडोर का मानना है कि क्या शब्द थे, हाँ, एक सुव्यवस्थित मन के लिए मृत्यु अगला महान रोमांच मात्र है। मैं तो हमेशा कहता था कि वो थोड़ा सनकी है। रॉन ने कहा, अपने नायक की दीवानगी से काफी प्रभावित दिखते हुए। हैरी ने पूछा, तो तुम दोनों के साथ क्या हुआ? हरमाइनी ने कहा, खैर, मैं तो ठीक ठाक वापस आ गई। मैं रॉन को होश में लाई, उसमें थोड़ा समय लगा, और हम उल्लू घर की ओर दौड़ रहे थे ताकि डंबलडोर से कांटेक्ट कर सके। तभी हमें एंट्री हॉल में ही वे मिल गए। उन्हें पहले से सब पता था। उन्होंने बस इतना कहा, हैरी उसके पीछे गया है ना? और तीसरी मंजिल की ओर झपट्टा मारते हुए चले गए। रॉन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें ऐसा करने देना नहीं चाहा? तुम्हें तुम्हारे पिता का अदृश्य चादर भेजना और सब कुछ? हरमाइनी विस्फोट सी हो गई। अगर उन्होंने ऐसा किया, मेरा मतलब है
तो ये बहुत भयानक है, तो मारे भी जा सकते थे। हैरी ने सोचते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। डंबलडोर एक अजीब आदमी है। मुझे लगता है कि वे मुझे एक मौका देना चाहते थे। मुझे लगता है कि यहाँ जो कुछ भी होता है उसका उन्हें कमोबेश सब पता रहता है। मेरा ख्याल है कि उन्हें अच्छी तरह अंदाजा था कि हम कोशिश करने वाले हैं, और हमें रोकने के बजाय उन्होंने बस हमें इतना सिखा दिया कि हम अपनी मदद कर सकें। मुझे नहीं लगता कि ये कोई संयोग था कि उन्होंने मुझे ये जानने दिया कि आईना कैसे काम करता है। ये लगभग ऐसा है जैसे उन्हें लगता हो कि अगर मैं कर सकूं तो मुझे वोल्डेमॉर्ट का सामना करने का अधिकार है। रॉन ने गर्व से कहा, हाँ, डंबलडोर सच में सनकी है। सुनो, तुम्हें कल साल के आखिरी भोज के लिए तैयार रहना होगा। सारे मार्क्स जुड़ चुके हैं और स्लिदरीन जीत गया है। जाहिर है तुम आखिरी क्विडिच मैच चूक गए। तुम्हारे बिना रेवेनक्लॉ ने हमें बुरी तरह रौन दिया, लेकिन खाना जबरदस्त होगा। उसी पल मैडम पॉम्फ्रे तेजी से उनके पास आई। उन्होंने सख्ती से कहा, तुम्हें लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, अब बाहर। एक अच्छी रात की नींद के बाद हैरी को लगा कि वो लगभग पूरी तरह ठीक हो गया है। मैं भोज में जाना चाहता हूं, उसने मैडम पॉम्फ्रे से कहा जब वे उसके ढेर सारे मिठाई के डिब्बों को सीधा कर रही थी। मैं जा सकता हूं ना? प्रोफेसर डंबलडोर का कहना है कि तुम्हें जाने दिया जाए। उन्होंने सूंघते हुए कहा, मानो उनकी राय में प्रोफेसर डंबलडोर को यह एहसास ही ना हो कि भोज कितने खतरनाक हो सकते हैं। और तुम्हारे लिए एक और आगंतुक आया है। हैरी ने कहा, ओह अच्छा, कौन है? जैसे ही वो बोल रहा था, हैग्रिड दरवाजे से अंदर आए। हमेशा की तरह कमरे के भीतर हैग्रिड इतना बड़ा लग रहा था कि मानो उसे अंदर आने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए थी। वो हैरी के पास बैठ गया, उसे एक नजर देखा और फूट फूट कर रोने लगा। वो चेहरे को हाथों में छुपाकर सिसकते हुए बोला, ये, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने उस दुष्ट को बता दिया कि फ्लफी के पास से कैसे गुजरना है। मैंने उसे बता दिया। यही एक बात थी जो उसे नहीं पता थी, और मैंने उसे बता दिया। तुम मर सकते थे बस एक ड्रैगन के अंडे के लिए। मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। मुझे बाहर निकाल देना चाहिए था और मुझे एक मगल की तरह रहने को मजबूर कर देना चाहिए था। हैग्रिड, हैरी ने कहा, हैग्रिड को गम और पछतावे से कांपते हुए देखकर चकित होकर। उसकी दाढ़ी में बड़े बड़े आंसू टपक रहे थे। हैग्रिड, उसे किसी न किसी तरह पता चल ही जाता। हम वोल्डेमॉर्ट की बात कर रहे हैं। अगर तुमने नहीं भी बताया होता तो भी उसे पता चल जाता। हैग्रिड सिसकता रहा, तुम तुम मर सकते थे और नाम मत लो। वोल्डेमॉर्ट, हैरी जोर से चिल्लाया और हैग्रिड इतना चौंक गया कि रोना बंद हो गया। मैं उससे मिल चुका हूं और मैं उसे उसके नाम से ही बुलाऊंगा। खुश हो जाओ हैग्रिड, हमने पत्थर बचा लिया। वो नष्ट हो चुका है, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक चॉकलेट फ्रॉग लो, मेरे पास बहुत सारे हैं। हैग्रिड ने हाथ से नाक पोंछी और बोला, ये याद दिलाता है मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। कहीं ये नेवले का सैंडविच तो नहीं? हैरी ने घबराते हुए कहा, और आखिरकार हैग्रिड ने हल्की सी हंसी हंसी। नहीं, डंबलडोर ने कल मुझे इसे ठीक करने के लिए छुट्टी दी थी। वैसे उन्हें तो मुझे निकाल ही देना चाहिए था। खैर, ये लो। वो एक सुंदर चमड़े से ढकी किताब लग रही थी। हैरी ने उत्सुकता से उसे खोला। वो जादूगरों की तस्वीरों से भरी हुई थी। हर पन्ने से उसकी माँ और पिता उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और हाथ हिला रहे थे। तुम्हारे माता पिता के पुराने स्कूल दोस्तों को उल्लू भेजे थे तस्वीरें मांगते हुए। पता था कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुम्हें पसंद आई? हैरी कुछ कह नहीं पाया, लेकिन हैग्रिड समझ गए। उस रात हैरी अकेले ही साल के आखिरी भोज के लिए गया। मैडम पॉम्फ्रे की नसीहतों और आखिरी जांच पड़ताल की जिद के कारण उसे देर हो गई थी, इसीलिए ग्रेट हॉल पहले से भरा हुआ था।
स्लिदरिन की लगातार 7वीं जीत के जश्न में उसे हरे और चांदी के रंगों से सजाया गया था। उच्च मेज के पीछे दीवार पर स्लिदरिन के सांप वाला एक विशाल बैनर लटका हुआ था। जब हैरी अंदर आया तो अचानक सन्नाटा छा गया और फिर एक साथ सब जोर जोर से बातें करने लगे। वो ग्रिफिंडोर की मेज पर रॉन और हरमाइनी के बीच एक सीट पर फिसल गया और ये नजरअंदाज करने की कोशिश की कि लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। सौभाग्य से कुछ ही पलों बाद डंबलडोर आ गए। शोर थम गया। डंबलडोर ने खुशी से कहा, एक और साल बीत गया और इससे पहले कि हम अपने स्वादिष्ट भोज पर टूट पड़े, मुझे एक बूढ़े आदमी की थोड़ी सी बकबक झेलने की इजाजत दीजिए। क्या साल रहा है। उम्मीद है कि आपके सिर पहले से कुछ ज्यादा भरे हुए होंगे। अगले साल शुरू होने से पहले उन्हें अच्छे से खाली करने के लिए आपके पास पूरी गर्मियां हैं। अब जैसा कि मैं समझता हूं, यहां हाउस कप दिया जाना है और अंक इस प्रकार हैं। चौथे स्थान पर ग्रिफिंडोर 312 अंकों के साथ, तीसरे पर हफलपफ 352, रेवेनक्लॉ के 426 और स्लिदरिन के 472। स्लिदरिन की मेज से जोरदार तालियों और पैरों की धमक का तूफान उठ खड़ा हुआ। हैरी देख सकता था कि ड्रेको मैलफॉय अपना प्याला मेज पर पटक रहा था। वो नजारा सचमुच मतली पैदा करने वाला था। डंबलडोर ने कहा, हाँ, बहुत बढ़िया स्लिदरिन। हालांकि हाल की घटनाओं को भी ध्यान में रखना होगा। हॉल एकदम शांत हो गया। स्लिदरिन के चेहरों पर आई मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। डंबलडोर ने कहा, खैर, मेरे पास आखिरी समय में देने के लिए कुछ अंक हैं, जरा देखूं। हाँ, सबसे पहले मिस्टर रोनाल्ड वीजली को। रॉन का चेहरा बैंगनी हो गया। वो ऐसे लग रहा था जैसे तेज धूप में जला हुआ मूली हो। हॉगवर्ट्स में कई सालों में खेले गए सबसे बेहतरीन शतरंज के खेल के लिए मैं ग्रिफिंडोर हाउस को 50 अंक देता हूं। ग्रिफिंडोर की जयकार से जादुई छत लगभग हिल उठी। ऊपर टिमटिमाते सितारे तक कांपने से लगे। पर्सी को बाकी प्रीफेक्ट से कहते सुना जा सकता था, मेरा भाई है समझे, मेरा सबसे छोटा भाई। मैगोनागल के विशाल शतरंज सेट को पार कर गया। आखिरकार फिर से सन्नाटा छा गया। दूसरे, मिस हरमाइनी ग्रेंजर को आग के सामने ठंडे दिमाग से तर्क का उपयोग करने के लिए मैं ग्रिफिंडोर हाउस को 50 अंक देता हूं। हरमाइनी ने अपना चेहरा बाहों में छिपा लिया। हैरी को पूरा यकीन था कि वो रो पड़ी है। पूरी ग्रिफिंडोर मेज पर उन्माद छा गया। वे अब 100 अंकों से आगे थे। तीसरे, मिस्टर हैरी पॉटर को। डंबलडोर ने कहा। हॉल में सन्नाटा छा गया। अदम्य साहस और असाधारण हिम्मत के लिए मैं ग्रिफिंडोर हाउस को 60 अंक देता हूं। शोर इतना जोरदार था कि कान फट जाएं। जो लोग चिल्लाते चिल्लाते हिसाब भी लगा पा रहे थे, उन्हें पता चल गया कि ग्रिफिंडोर के अब 472 अंक हो चुके हैं, ठीक उतने ही जितने स्लिदरिन के। हाउस कप में बराबरी हो गई थी। काश डंबलडोर ने हैरी को बस 1 अंक और दे दिया होता। डंबलडोर ने हाथ उठाया। धीरे धीरे हॉल शांत हो गया। डंबलडोर मुस्कुराते हुए बोले, साहस कई तरह का होता है। दुश्मनों के सामने खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन दोस्तों के सामने खड़े होने के लिए भी उतनी ही। इसीलिए मैं मिस्टर नेविल लॉन्गबॉटम को 10 अंक देता हूं। ग्रेट हॉल के बाहर खड़ा कोई भी यह समझ सकता था कि भीतर कोई विस्फोट हो गया है। इतना जोरदार शोर ग्रिफिंडोर की मेज से उठा। हैरी, रॉन और हरमाइनी उछलकर खड़े हो गए, चिल्लाते और तालियां बजाते हुए, जबकि नेविल सदमे से सफेद पड़ा हुआ लोगों के गले लगने के ढेर के नीचे गायब हो गया।
उसने इससे पहले कभी ग्रिफिंडोर के लिए एक भी अंक नहीं जीता था। हैरी ने अब भी जयकार करते हुए रॉन की पसलियों में कोहनी मारी और मेलफॉय की ओर इशारा किया, जो इतना स्तब्ध और भयभीत लग रहा था मानो उस पर अभी अभी बॉडी बाइंड कर्स डाल दिया गया हो। तालियों के तूफान के ऊपर से डंबलडोर की आवाज आई, क्योंकि रेवेनक्लॉ और हफलपफ भी स्लिदरिन की हार का जश्न मना रहे थे, जिसका मतलब है कि हमें सजावट में थोड़ा बदलाव करना होगा। उन्होंने ताली बजाई। पल भर में हरे पर्दे लाल हो गए और चांदी सोने में बदल गई। विशाल स्लिदरिन सांप गायब हो गया और उसकी जगह ऊंचा ग्रिफिंडोर का शेर आ खड़ा हुआ। स्नेप प्रोफेसर मैकगोनागल से हाथ मिला रहे थे, चेहरे पर भयानक बनावटी मुस्कान के साथ। उनकी नजर हैरी से मिली और हैरी को तुरंत समझ में आ गया कि उसके प्रति स्नेप की भावनाएं जरा भी नहीं बदली थी। इससे हैरी को कोई फिक्र नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि अगला साल फिर से सामान्य हो जाएगा, या हॉगवर्ट्स में जितना सामान्य हो सकता था उतना। यह हैरी की जिंदगी की सबसे बेहतरीन शाम थी। क्विडिच जीतने से भी बेहतर, क्रिसमस से भी बेहतर, या पहाड़ी ट्रोल्स को गिराने से भी। वो इस रात को कभी कभी नहीं भूलेगा। हैरी लगभग भूल ही गया था कि एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने अभी बाकी हैं, लेकिन वे आ ही गए। हैरानी की बात यह थी कि वो और रॉन दोनों अच्छे अंकों से पास हो गए थे। हरमाइनी के तो जाहिर है पहले साल के छात्रों में सबसे अच्छे अंक थे। यहां तक कि नेविल भी किसी तरह पास हो गया। उसकी हर्बोलॉजी में अच्छी ग्रेड ने पोशंस की बेहद खराब ग्रेड की भरपाई कर दी। उन्हें उम्मीद थी कि गोयल, जो जितना दुष्ट था उतना ही मूर्ख भी था, शायद बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी पास हो गया। अफसोस की बात थी, लेकिन जैसा कि रॉन ने कहा, जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता। और फिर अचानक अलमारियां खाली हो गई, संदूक पैक हो गए। नेविल का मेंढक टॉयलेट के एक कोने में छिपा हुआ मिल गया। सभी स्टूडेंट्स को नोटिस दिए गए कि छुट्टियों में जादू का इस्तेमाल न करें। मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि वे हमें यह देना भूल जाएं, फ्रेड वीजली ने उदासी से कहा। हैग्रिड उन्हें झील पार करने वाली नावों के बेड़े तक ले जाने आया। वे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में सवार हुए, बातें करते और हंसते रहे, जैसे जैसे देहात और भी हरा भरा और सलीकेदार होता गया। मगल कस्बों के पास से तेजी से गुजरते हुए बर्टी बॉट्स के एवरी फ्लेवर बीन्स खाते रहे। अपनी जादुई पोशाकें उतारकर जैकेट और कोट पहन लिए और किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म 9 और 3/4 पर आ पहुंचे। प्लेटफॉर्म से सबके उतरने में काफी समय लगा। टिकट बैरियर के पास एक दुबला पतला बूढ़ा गार्ड खड़ा था, जो उन्हें 2-2 और 3-3 के समूह में गेट से बाहर जाने दे रहा था, ताकि वे एक साथ ठोस दीवार से बाहर न निकल पड़े और मगलों को डरा न दे। रॉन ने कहा, तुम दोनों को इस गर्मी हमारे यहां आकर रहना होगा, मैं उल्लू भेजूंगा। हैरी ने कहा, थैंक्स, मुझे किसी चीज का इंतजार करने के लिए कुछ चाहिए होगा। वे मगल दुनिया की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़े तो लोग उनसे टकराते जा रहे थे। कुछ ने आवाज लगाई, बाय हैरी, फिर मिलेंगे पॉटर। रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भी मशहूर हो। हैरी ने कहा, जहां मैं जा रहा हूं वहां नहीं, ये मैं वादा करता हूं। हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ साथ उस द्वार से गुजर गए। वो रहा मम्मी, वो रहा, देखो। वो जिनी वीजली थी, रॉन की छोटी बहन, लेकिन वो रॉन की ओर इशारा नहीं कर रही थी। वो चीख पड़ी, हैरी पॉटर, देखो मम्मी, मैं देख सकती हूँ। चुप रहो, जिनी, और उंगली दिखाना बदतमीजी है। मिसेस वीजली ने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा। उन्होंने कहा, काफी बिजी सेशन रहा। हैरी ने कहा, बहुत ज्यादा। फर्ज और स्वेटर के लिए थैंक्स मिसेस वीजली। अरे इसमें क्या है डियर? तो तैयार आप हो। ही हैरी के परिवार ये वाले हैं। अंकल वर्नन थे, अब भी बैंगनी चेहरे वाले, अब भी बड़ी मूंछों वाले, और अब भी इस बात पर गुस्से से भरे कि हैरी में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो आम लोगों से भरे स्टेशन में एक पिंजरे में उल्लू लेकर खड़ा है। उनके पीछे आंट पेटूनिया और डडली खड़े थे, हैरी को देखते ही बुरी तरह घबराए हुए। मिसेस वीजली ने कहा,
तो आप ही हैरी के परिवार वाले हैं। अंकल वर्नन बोले, कहने के एक तरीके से। जल्दी चलो लड़के, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। हैरी, रॉन और हरमाइनी से आखिरी बार बात करने के लिए थोड़ा पीछे रुक गया। तो फिर गर्मियों में मिलते हैं। उन्हें नहीं पता कि हमें घर पर जादू इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इस गर्मी डडली के साथ मैं बहुत मजा करने वाला हूं। आप सुन रहे थे जेके रॉलिंग की लिखी हुई महान उपन्यास हैरी पॉटर का लास्ट चैप्टर 17 द मैन विथ टू फेसेस हिंदी में। कहानी का एडॉप्टेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।